सभी के मेधावी पे दोस्तों हम RO समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि 27 जुलाई को होना है, उसके लिए एक टारगेटेड बेस्ड क्वेश्चन और उनके उत्तर को यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में हमारे पास मॉडर्न इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट और शॉर्ट नोट्स पड़े हुए हैं, हम उस बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं और ये आपके रिवीजन के हिसाब से बहुत ही सुलभ, बहुत ही सरल होने वाला है। लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, सबसे पहले तो ये कंपनियों का आगमन का क्रम है, जो कि आपको बेसिक आइडिया होगा कि ये कब आए कब नहीं आए। कंपनियों के स्थापना क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि आपको इस बारे में आइडिया ढंग से है, तो हम उनके क्रम में आने के साथ साथ उन्होंने जो इम्पोर्टेंट काम करे, फर्स्ट कम टू इंडिया देन दे सर्व इंडिया हाउ, तो उस बारे में बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम देख रहे हैं पुर्तगालियों के बारे में। तो आइए, प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 1498 में अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट केरल नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। 1505 में अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। ये सबसे पहली जो कन्क्वेस्ट थी, आप ये कह सकते हैं पुर्तगालियों की, वो ये थी। और अल्बुकर्क ये सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था पुर्तगालियों की ओर से, जिसने सबसे पहले भारत में गोवा छीन लिया यूसुफ आदिल शाह से। फ्रांसीसियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना इनके मंत्री कॉलबर्ट ने की थी और सम्राट लुई 14वें के शासनकाल में ये हुई थी। बात ये हो रही है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जब बात होगी तो वो कॉलबर्ट होगी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो दैट इज़ सम्राट लुई 14 के शासनकाल में हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कैंपेने देस इंड से ओरिएंटलिस्ट नाम जाना गया। फ्रांसीसी कंपनी, जो फ्रांसीसी गवर्नर कंपनी का था, वो फ्रैंको मार्टिन था। 1673 में फ्रांसीसी कंपनी गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने वेलिकोंडपुरम के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी छीन लिया। आजकल उसे पौंडीचेरी कहा जाता है। वाणिवास का युद्ध आपको ध्यान होगा 1760 में लड़ा गया। अंग्रेज सेनापति जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया और यहाँ से लगभग फ्रांस का रोल ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। कई बार क्वेश्चन से पूछा गया आपसे। अब जो मेन कैरेक्टर है इंडियन कॉन्क्वेस्ट के संदर्भ में, वो हैं अंग्रेज, जो कि 1599 में स्थल मार्ग से आने वाला प्रथम अंग्रेज मिल्टन हॉल था। 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट की बात हो रही है, ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ये कंपनी का नाम हुआ करता था, को पूर्व से व्यापार हेतु 15 वर्षों का व्यापारिक अधिकार प्रदान किया था, किंतु 1609 में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। 1608 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार आगरा पहुंचा था। और अगर ध्यान हो आपको, तो ये हॉकिंस जहांगीर से टर्किश लैंग्वेज में बात किया एंड जहांगीर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। ठीक है। 1615 में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार पहुंचा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, ये ध्यान रखिएगा। किस लिए दी थी? क्योंकि उसने दरबार में आते ही टर्की भाषा में बात किया था, विच इज़ टू मच लाइकली बाय द जहांगीर, एंड जहांगीर गिव हिम टाइटल एज इंग्लिश खान। फाइन। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। फलस्वरूप चार्ल्स को बम्बई उपहार लिखा हुआ है, पर दरअसल ये दहेज हुआ करता था दहेज था। पर इस दहेज को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में 10 पाउंड प्रति वर्ष किराए पर चार्ल्स से बम्बई को प्राप्त कर लिया। मतलब अब आपको कोई चीज़ दहेज मिलती है, आपने उसे रेंट पर किसी को दे दिया है, ये उस तरह की बात हो रही है। अब सीधे हम आ जाते हैं प्लासी का युद्ध। युद्ध की तिथि आपको पता है 23 जून 1757।
किनके मध्य हुआ था? देखिए ये चीज़ जो है ना, ये बहुत फिक्स्ड है और बहुत टू द पॉइंट है। इसे जब हम फोकस पे रखेंगे ना, तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप डायरेक्टली उसका आंसर कर पाएंगे। ये एक शॉर्ट नोट जैसा है, जिससे आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी टू हैंडल रहेगा। अब सीधा पूछ रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ। किनके मध्य हुआ? सिराजुद्दौला, जो कि उस समय बंगाल का नवाब था, और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, और अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। फाइन। इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज विजयी हुए। यही वो युद्ध है जहाँ से अंग्रेज़ों की विजय पताका हमेशा के लिए, लगभग जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल गई तब तक जो है कि ये हमेशा लहरती रही। इस बारे में जो विशेष बात हुई वो हुई कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की, यही बात मैं आपसे कह रहा था कि प्लासी का युद्ध जो है ना, वो हुआ जिनके मध्य, इनके और इनके बीच में हुआ। फाइन। लेकिन इसी युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी गई थी इसी युद्ध के माध्यम से। और इसके बाद जो बक्सर का युद्ध था ना, ये युद्ध मतलब आप इसे ये कह सकते हैं कि ये वास्तविक रूप से जो है ना, देखिए प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों की पहली विजय थी जिससे अंग्रेज भारत में काबिज हुए। लेकिन जो बक्सर का युद्ध था, उन्होंने इस युद्ध के माध्यम से खुद को यहाँ पर स्थायी रूप दे दिया था, यानी कि सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी अब स्थायी रूप से यहाँ पर काम करने लग गई थी। फाइन। तो नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ, 22 अक्टूबर को। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के सेनापति हेक्टर मुनरो, यानी कि हेक्टर मुनरो वर्सेस कौन कौन? मीर कासिम, अवध का सुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच में हुआ। परिणाम इसका पहले से फिक्स था, क्योंकि इसमें एक तरीके से धोखाधड़ी हो गई थी। अंग्रेज विजयी रहे। इसमें विशेष क्या रहा? अंग्रेज़ों की भारत में वास्तविक सत्ता। मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि प्लासी का युद्ध पहला था जिसने उन्हें जड़ दी, और बक्सर का युद्ध इस जड़ को और मजबूत या पोषित करने वाला रहा। आइए, इस युद्ध का जो परिणाम रहा ना वो इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद में प्रथम संधि हुई, यानी कि अब देखिए इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई, जिसमें कि प्रथम संधि शाह आलम सेकेंड से हुई, जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई। द्वितीय संधि इलाहाबाद से, इलाहाबाद की संधि कहा जाता है इलाहाबाद पैक्ट, जो कि एक शाह आलम सेकेंड से हुई और दूसरी हुई सुजाउद्दौला से। जो पहली शाह आलम से हुई वो 1765 में हुई, और सुजाउद्दौला से होने वाली जो दूसरी संधि थी वो 16 अगस्त 1765 को हुई। ये दोनों इलाहाबाद पैक्ट थे। नेक्स्ट आप आइए, देखिए मैं सीधे कह रहा हूँ, ये आपको सीधे उस इवेंट पे लेके जाएगा जिससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन रहे हैं। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था, ऊपर आपने देखा। प्रथम युद्ध 1764 से 1748, द्वितीय 1749 से 1754, तृतीय 1758 से 63 के बीच में हुआ। ये क्रम ध्यान रखना आवश्यक है कि जब भी मैच वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तब ये मामला फंसता चला जाता है। फाइन। तो आप ध्यान रखिएगा, 1746 से 48 के बीच में पहला हुआ, दूसरा युद्ध तुरंत 49 में हुआ, और तीसरे को होने में लगभग 8 से 9 वर्ष का समय लग गया। प्रथम युद्ध जो कि 1746 से 48 के बीच हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है इसे। इसका प्रमुख कारण जहाँ ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, और इस संधि का नाम था एक्स ला शैपेल की संधि। इसका परिणाम ऐसा कुछ खास था नहीं, इसलिए यहाँ पे अनिर्णित लिखा गया है। द्वितीय जो संधि थी द्वितीय जो युद्ध था वो 1749 से 54 के बीच हुआ। कर्नाटक का उत्तराधिकार का युद्ध था, ये पांडिचेरी की संधि हुई 1755 में। अंग्रेज इस युद्ध में मजबूत स्थिति में रहे। तृतीय 1758 से 63 के बीच हुई सप्तवर्षीय युद्ध, जो कि 7 ईयर वॉर था इसे कहा जाता था, और औपनिवेशिक इसका कारण था। इसमें पेरिस की संधि 1763 में हुई और फ्रांस की इसमें पराजय हुई। यहाँ से फ्रांस का मामला लगभग समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आइए आप, आंग्ल मैसूर युद्ध। युद्ध का वर्ष, मैसूर के शासक, बंगाल का गवर्नर। अब देखिए बंगाल का गवर्नर अब इतना इम्पोर्टेंट हो गया था ना कि अब लगभग आपको हर जगह यही आएगा, जो कि बंगाल का गवर्नर आगे चल के भारत का गवर्नर भी बन रहा था।
तो इस क्रम में आप इसे ध्यान से देखते चलिएगा, आपको चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 2 साल चला। हैदर अली जो मैसूर का शासक था, इस दौरान बंगाल का गवर्नर वेलेस था। मद्रास की संधि हुई। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 में 1784 के बीच हुआ। इस समय शासक हैदर अली था, लेकिन बंगाल का गवर्नर हेस्टिंग हो चुका था। इस दौरान मैंगलोर की संधि 1784 के बीच में हुई। इस दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मैंगलोर की संधि किसके बीच हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। टीपू सुल्तान शासक रहा मैसूर का। बंगाल गवर्नर फिर बदल गया था। कॉर्नवालिस का एक बार यूपीपीसी एग्जाम पूछा गया था, कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है, तो कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ पे है, अगर आप चाहें तो इसे कमेंट में बता सकते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 92। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान, बंगाल का गवर्नर कॉर्नवालिस, और इसमें हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1799 हुआ, ये इम्पोर्टेंट रहा और कॉन्क्विस्टिक रहा। टीपू सुल्तान शासक रहा, वेलेजली गवर्नर रहा। मैसूर गद्दी पर आडियार वंश का एक बालक कृष्णराज बैठा। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। फाइन, नेक्स्ट आइए। आंग्ल मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा वार। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इन तीनों का क्रम ध्यान से देख लीजिएगा, ये बार बार मिलाने को आता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 सालबाई संधि से युद्ध रुका। अंग्रेजों को सालसेट तथा एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ। माधवराव नारायण पेशवा बना तथा राघोबा को पेंशन दे दी कि पेंशन के रूप में कुछ लाख रुपए इन्हें दिए जाते थे और इनसे वो ले लिया जाता था, उनकी दीवानी या उनका जो क्षेत्र हुआ करता था वो ले लिया जाता था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1806 के बीच हुआ। देवगांव की संधि हुई, अंग्रेजों एवं भोसलों के मध्य हुई। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देवगांव की संधि किसके साथ हुई? किसके साथ हुई? अंग्रेज एवं भोसले के मध्य हुई। दूसरा क्या हुआ? सुरजी अर्जन गांव की संधि, ये बार बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई 30 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों एवं सिंधिया के मध्य, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ। तीसरा है राजपुर गढ़ की संधि 25 दिसंबर 1805 को लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद जॉर्ज बार्लो द्वारा होलकर की संधि की गई। ठीक है, नेक्स्ट आइए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818, एक वर्ष से चला। पूना की संधि हुई, ग्वालियर संधि हुई, मंदसौर की संधि हुई। समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। यह भी पूछा गया है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या रहा? क्या बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देख लेते हैं। आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें रणजीत सिंह और कोहिनूर हीरे की बात आएगी। ओके, अब देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ। दिलीप सिंह वजीर, लाल सिंह सेनापति, इस समय गवर्नर जनरल कौन रहा? लॉर्ड हार्डिंग रहे। संधि कौन सी हुई? लाहौर की संधि हुई। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी। दिलीप सिंह छोटे थे इस समय तक, काफ़ी छोटे थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में हुआ। दिलीप सिंह जो कि बाद में इंग्लैंड चले गए, कि बाद में इंग्लैंड शिफ्ट हो गए, और इस दौरान यानी कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1848 to 49 हुआ, इस दौरान गवर्नर कौन रहा अंग्रेजों का? लॉर्ड डलहौजी रहा। इस समय अमृतसर की संधि हुई। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेजा गया। अब देखिए, सारा मामला किस बात का है? ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति हड़प लेना, वैल्यूएबल एसेट्स को अपने पास ले लेना, और अगर वैल्यूएबल एसेट्स को अपने पास रखने में दिक्कत आ रही है तो उसे सीधे कहाँ भेज देना? ब्रिटिश ताज के पास, यानी कि इंग्लैंड, उसे भेज देना। ओके, अब आइए बात कर लेते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इनके टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए थे। सबसे पहले ये कि न्यायिक सेवा का इसे जनक कहा जाता है। भारत में 1773 का रेगुलेटरी एक्ट पारित हुआ था इनके ही टाइम में। रिंग फेंस नीति यानी कि सुरक्षा
घेरे की नीति, ध्यान रखिएगा, रिंग फेंस नीति से कंफ्यूज मत होइएगा, इसे हिंदी में सुरक्षा घेरे की नीति कही जाती है। वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? हेस्टिंग्स के काल में की गई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपने ऊपर देख ही लिया, और सालबाई की संधि भी किसके दौरान की गई थी? हेस्टिंग्स के समय में की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस, मैंने आपसे ऊपर पूछा था कि ये इनकी कब्र कहाँ है, अगर आप बता पाएँ तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस मृत्यु गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई, वहीं पर उनकी कब्र स्थित है। तीसरा आंग्ल मैसूर इनसे संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में इसी ने करी, और भारत में सिविल सेवा का और पुलिस सेवा का जनक इसे कहा जाता है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, फाइन। अब आइए वेलेस्ली पे, यही था जिसने शुरुआत करी सहायक संधि की 1798 में। हैदराबाद सबसे पहला शिकार 1798 में, 1800 में मैसूर, 1799 में तंजौर, 1799 में अवध, 1801 में पेशवा, 1802 में भोसले, 1803 में सिंधिया, फाइन। अब आइए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 एवं बेसीन या बसीन की संधि जो कि 1802 में हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आपने ऊपर देख रखा है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी, और ये कॉलेज किस लिए था? पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग के संबंधित था, जो कि यहीं से ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ते थे। हेस्टिंग्स को आप देखिए 1813 से 1823 के बीच में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इसके शासनकाल में हुआ था। अहस्तक्षेप की नीति, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 टू 1816 में हुआ। बम्बई एवं मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत को देखिए बेसिकली किसान कहा जाता है, कन्फ्यूज मत किया करिए। किसान से संबंधित जो भी व्यवस्था की गई थी उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं, और टॉमस मुनरो द्वारा इसे लागू किया गया था 1820 में। अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्यों या प्रांतों, राज्यों और प्रांतों का मतलब एक ही होता है, में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ना, ये जैसे जैसे लागू की जाती थी, जहाँ जहाँ लागू किया जाता था उस अकॉर्डिंग जो है कि महालवाड़ी व्यवस्था चेंज होती रहती थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। मैंने आपको शुरू में क्या रखा था कि बंगाल का गवर्नर जनरल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है, क्योंकि ये आगे चलकर भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो होंगे बेंटिक। उनका शासनकाल 1828 से 1835 होगा। 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, और किसके प्रयास से? राजाराम मोहन राय के सहयोग से किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट जो आया था उसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जो बंगाल का गवर्नर था अब उसे स्थायी रूप से पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, फाइन। केवल बंगाल का अगर कोई गवर्नर जनरल है, वॉट एवर द प्लेस इज, ओके, अब उसे छोटी सी जिम्मेदारी से निकाल के अब इस व्यक्ति को पूरा भारत सौंप दिया जाए, दैट इज़ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फाइन। इस प्रकार 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान भी होगा, इतना बहुत इशू नहीं है इसमें। बेंटिक ने कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को भी समाप्त किया, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अलन बरो 1842, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर ठीक है, ओके। नेक्स्ट आइए डलहौजी, इनको भाई साहब को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन बन ही जाता है। आपने ऊपर देख रखा है कि युद्ध जो जो हुए हम डिस्कस कर रखे हैं, तो इस बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। फाइनली यहाँ पर हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया गया। व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत विलय किए गए जो राज्य थे, उसमें सबसे पहला जो राज्य था वो था सतारा, जो कि 1848 में हुआ। जैतपुर और संबलपुर 1849 में हुआ। बघाट 1815 में हुआ। उदयपुर 1852 में हुआ। झांसी 1853 में हुआ। नागपुर 1854 में हुआ। और अवध 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, और यही सबसे बड़ा कारण था विच इज़ फॉर्म्ड 1857 रिवोल्ट, फाइन। अवध का
अंग्रेजी शासन में विलय करना और उसका कारण क्या देना कि वहाँ पर कुशासन चल रहा है, वहाँ पे सुशासन की व्यवस्था नहीं है, इस वजह से हम उसे अपने अंदर व्यक्त कर रहे हैं, उसे अपने अंदर मिला ले रहे हैं। और हर कारण के पीछे हर एक इवेंट के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, जो कि 1857 की क्रांति के पीछे का सबसे बड़ा कोई कारण मिला जाएगा तो वो होगा अवध का विलय, जिसकी वजह से 1857 का इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ। भारत में रेलवे का जनक भी इसे कहा जाता है। 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई थाने के बीच 34 किलोमीटर पर इसका परिचालन, 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य दूसरी रेल लाइन, ठीक है। PWD का भी ये डिपार्टमेंट इनके ही टाइम पे बना। कैनिंग पे आइए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। अब जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल गया, उसका वायसराय उसे कहा जाने लगा। अब देखिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ। 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कंपनी के शासन का अंत हुआ, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मेयो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया, ठीक है, जो आगे चल के ASI जैसा स्वरूप ले लिया। 1865 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में प्रथम जनगणना मेयो के शासनकाल में 1872 में की गई। लिटन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग। स्ट्रेची को कभी कभी आप सैन्य या पुलिस सुधार से जोड़ लेते हैं, बट स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित था? अकाल आयोग से संबंधित था। अकाल आयोग बना गया था स्ट्रेची की अध्यक्षता में, यानी कि अकाल आयोग जो कि 1878 में बना, उसका अध्यक्ष था स्ट्रेची। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर क्या मतलब होता है? जो क्षेत्रीय प्रेस या क्षेत्रीय भाषा में जो पत्र निकलते थे, पत्रिकाएँ निकलते थे, अखबार निकलते थे, डेली न्यूज़ आती थी, उन्हें वर्नाकुलर कहा जाता है, जो कि देसी भाषा में हुआ करते थे। 1878 में पारित किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि किस व्यक्ति ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाने पर इसे आकाश से होने वाला वज्रपात कहा? वो थे SN बनर्जी। आंग्ल अफगान युद्ध जो कि द्वितीय था 1878 और 18 में हुआ, 1878 to 80 में हुआ, तथा वैधानिक जनपद सेवा का गठन 1878 में किया गया। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हो रखी हैं और इस पे जो है कि सरकार को बहुत तेज़ी से घेरा भी गया था। नेक्स्ट आइए रिपन, 1880 to 1884 नियमित जनगणना। मेयो के टाइम में 1872 में पहली जनगणना हुई, ओके। रिपन के टाइम पे आते आते यह जनगणना क्या हो गई? नियमित हो गई। स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव 1882 में जारी किया गया, इसीलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फाइन। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में शिक्षा आयोग का गठन, जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, किया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882 में समाप्त कर दिया गया। 2 फरवरी लिटन ने लगाया वर्नाकुलर, समाप्त किसने कर दिया? रिपन ने। देखिए दोनों के नाम हैं। रिपन कौन है? हटाने वाला। लिटन कौन है? लगाने वाला, ठीक है। 2 फरवरी 1883 में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों के मुकदमे में सुनवाई के लिए प्रस्तावित एल्बर्ट बिल विवाद हुआ। यह श्वेत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। डफरिन में आ जाइए। मतलब देखिए एल्बर्ट बिल विवाद क्या था? एल्बर्ट बिल विवाद यह था कि अंग्रेज भारतीय या भारतीयों में जितनी भी श्रेणियाँ बनाई गई थी उन सभी के मुकदमे, उनके केस सुन के उन पे जो है कि अपने निर्देश या निर्णय दे सकते थे। पर जब एल्बर्ट बिल आया उसमें यह था कि अंग्रेज़ों के जो श्रेणियाँ हैं उसमें कम से कम न्यूनतम श्रेणी या कम अधिकारी पद तक के जो भी अफसर होंगे उनकी अगर कोई शिकायत आती है तो उन्हें भारतीय जज भी सुनकर उस पर सुनवाई कर सकते हैं, उस पर निर्णय दे सकते हैं। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल नागवार गुजरी अंग्रेज़ों को और इसीलिए इस बिल पर इतना विवाद हो गया और इसीलिए इसे श्वेत विद्रोह का नाम दिया जाता है। फाइन। डफरिन के समय ह्यूम द्वारा 1885 में कांग्रेस को इस्टेब्लिश करा गया। 1887 में
डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लीजिए एक और इम्पोर्टेंट, ठीक है, करजन। देखिए करजन और नेहरू घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। मित्र कहना इसलिए उचित है क्योंकि मित्र का जो माइंडसेट होता है हम उससे प्रभावित होते हैं और उसके अकॉर्डिंग कभी कभी हमारा डिसीजन भी चेंज होता है। तो एक बार एक क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस या यूपीएससी में एक बार कि एक स्टेटमेंट था करजन का कि अगर पश्चिम को छोड़कर मेरा पूरब में कोई सबसे अच्छा मित्र है तो वह नेहरू है, या वो मेरी तरह से सोच पाते हैं, मेरे जैसा माइंडसेट रखते हैं। और निश्चित तौर पे आप आगे चलकर देखेंगे नेहरू उनसे प्रभावित भी दिखेंगे आपको। करजन के कार्यकाल में गठित आयोग देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और करजन के काल में ही रेलवे लाइन सबसे ज़्यादा बिछाई गई। रेलवे का सबसे ज़्यादा अगर विस्तार हुआ तो वो किसके टाइम पे हुआ? करजन के टाइम पे हुआ। अब देखिए लगातार 1900, 1901, 1902, फाइन, 1900 में अकाल आयोग, 1901 में सिंचाई आयोग, 1901 में रेलवे आयोग, 1902 में पुलिस आयोग, 1902 में विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है। इनके अध्यक्ष कौन कौन थे वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये जो पुलिस आयोग है ना 1902 में, ये बार बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ आपको आइडिया होंगी, ठीक है। 19 जुलाई 1905 को करजन ने शिमला में बंगाल विभाजन घोषणा की तथा सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट द्वारा इसकी स्वीकृति या इसकी पुष्टि कर दी गई। लॉर्ड मिंटो द्वितीय कार्यकाल 1905 से 1910 में रहा। 1907 सूरत अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन इसके ही टाइम पीरियड में हुआ। मार्लेमेंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। मतलब क्या? अब देखिए अगर आप इसे समझना चाहेंगे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र का क्या मतलब होता है। एक क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य समुदाय के लोग साथ में रहते हैं। तो दिक्कत क्या हो गई कि मुसलमानों को अपने लिए अपना कैंडिडेट चुनने के लिए, उसे खड़ा करने के लिए और इस पूरी प्रक्रिया से अपने आप को भिन्न करके चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जो व्यवस्था की गई उसे कहा गया पृथक मताधिकार, ठीक है। अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या है? अब अगर मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, अब मान लीजिए कि इस क्षेत्र में मुस्लिम्स रहते हैं, इधर क्रिश्चियन रहते हैं, इधर हिंदू, इधर कोई अन्य रहता है। तो अब इनके क्षेत्र का प्रतिनिधि एक हो सकता था तब तक जब तक कि एक साथ चुनाव हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात करी गई, इसका मतलब है कि मुस्लिम तय करेंगे कि ये हमारा मताधिकार क्षेत्र है और इसी का व्यक्ति जो होगा इसको हम चुनेंगे, बाकियों से हमें कोई लेन देन नहीं रहेगा। फाइन, होप कि आप समझ पा रहे होंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा इसने की। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई 1911 में। बार बार आप देखते होंगे 12 भी आता है, 12 गलत है। 1911 की घोषणा यानी कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब करी गई? 1911 में। ट्रांसफ़र कब हुई? 12 में। फाइन, 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस बम कांड को भाईलाल मुकुंद को इसमें फांसी दी गई। फाइन, नेक्स्ट आइए, चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, 1917 को सुधार घोषणा को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। रीडिंग, इनके बारे में एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एकमात्र यहूदी थे। यहूदी यानी कि जो इजराइल आज के डेट में देश है ना आपको, ये यहूदियों का देश है। और यहूदियों के बारे में एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि ये इनकी कद काठी बहुत ही एकदम चुस्त दुरुस्त। और जैसे आप यूनानी देवताओं को देखेंगे ना, जैसे अपोलो देवता को देखेंगे, वो बहुत स्मार्ट, बलिष्ठ, सौष्ठव शरीर से पूर्ण इस तरह के होते हैं। तो यहूदियों की खासियत है कि दिमाग से बहुत तेज, शारीरिक सौष्ठव से भरपूर, और लगभग विश्व के आज के डेट में विश्व में लगभग जितने भी उच्च पदों पर आसीन लोग हैं उनमें से संभवतः ज़्यादातर लोग जो हैं कि अगर उनके धर्म की बात करी जाएगी तो दे आर यहूदीज़। उन्हें 1922 में सर्वप्रथम ICS की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित हुई। इसीलिए इलाहाबाद को
गढ़ कहा जाता था IAS, जिसका नाम पहले ICS हुआ करता था। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। अब आइए इरविन पे, जिनका शासनकाल 1926 से 1931 के बीच में रहा। साइमन कमीशन इनके टाइम पे भारत पहुंचा, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। गांधी इरविन समझौता भी इनके टाइम पे हुआ। लिथगो के बारे में ध्यान लीजिए, ठीक है। 42 में क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो गांधी जी ने इन कंटेनर को पोस्ट डेटेड चेक कहा। ये इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? गांधी जी ने कहा। किस चीज़ को कहा? क्रिप्स मिशन को कहा। फाइन। अब आइए, इसी दौरान करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने। ओके, अब आइए लॉर्ड वेवल पे, जो कि 1944 से 1947 के बीच रहे। शिक्षा सुधार हेतु सार्जेंट योजना इंपॉर्टेंट है। वेवल योजना 1945 में प्रस्तुत किया गया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देंगे। ओके, अब आइए लॉर्ड माउंटबेटन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इनका शासनकाल 1947 से 1948, यानी कि देश हमारा 1947 में आज़ाद हो रखा था। फाइन। अब देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, यानी कि जब तक आज़ादी नहीं मिली थी उसके पहले तक के, ठीक है, तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। जब देश आज़ाद हुआ था तब ये बात हुई थी कि एक व्यक्ति तब तक वहाँ पर आपके सहयोग के लिए रहेगा, ऐसा कहा जाता है कि वो सहयोग के लिए रहेगा। दिक्कत ये थी कि वो छोड़ना नहीं चाहते थे पूरी ओर से, लेकिन ये भी था कि उनके पास बहुत सारी दबाव भी काम कर रहे थे, उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। फाइन। तो आइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहे? माउंटबेटन। बहुत दिन में आगे नहीं, बहुत कुछ महीनों का कार्यकाल रहा, और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई, जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा थी। अभी अलग नहीं हुआ है, आज़ाद नहीं हुआ है देश। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त हुए। अब आज़ादी के बाद भी माउंटबेटन को पहला गवर्नर जनरल घोषित करा गया। ओके, अब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, बार बार कह रहा हूँ, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। जब भारतीय गवर्नर जनरल की बात होगी तो कौन होंगे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम। इनके टाइम तक गवर्नर जनरल की जो व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई थी, लेकिन माउंटबेटन से पद लेते समय पद कौन सा लेंगे वो? चूँकि लॉर्ड माउंटबेटन तो उस समय जो है गवर्नर जनरल हुआ करता था। गवर्नर जनरल से जब कोई व्यक्ति अपना पोस्ट दूसरे को सौंपेगा तो वो जिस पोस्ट पे रहेगा उसी पोस्ट को सौंपेगा ना। इसीलिए गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना पद किसे सौंपा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। इस वजह से इन्हें गवर्नर जनरल कहा जाता है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तब तक तो गवर्नर जनरल का पोस्ट नहीं था, इसलिए स्वीकारोक्ति के समय ये गवर्नर जनरल थे, पर बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो ये कहा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट आइए आप। अब आइए भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आते हैं। स्थाई बंदोबस्त 1793 में आया, रैयतवाड़ी 1820 में आई, महालवाड़ी 1822 में आई। कौन कौन लाया? स्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस आपने ऊपर पढ़ रखा है, रैयतवाड़ी आपने ऊपर पढ़ रखा, मुन्नो लाया। महालवाड़ी आप पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे कि हॉल्ट मैकेंजी ले आया। अब ध्यान रखिएगा, जो स्थाई बंदोबस्त था वह कहाँ कहाँ लागू था? स्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस लाया, कहाँ लागू किया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये पहले एक ही में हुआ करता था, इसलिए इन्हें याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। और ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग स्थाई बंदोबस्त कवर करता था। इसमें क्या था? भूमि अधिकृत जमींदारों को, जिसकी भूमि थी उसी को ये दिया गया। परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की हो गई, वो सीधे किसानों से कर नहीं लेगा। रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो ले आया। बम्बई, मद्रास, असम में ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग कवर करता था। भूमि का मालिक किसान हुआ करता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान को थी।
यहाँ पे किसान की है रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी कि सीधा किसान से लिया जाएगा। रैयत का मतलब मैंने आपको ऊपर बता रखा था, किसान होता है। और इस व्यवस्था में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में, जो कि टॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस करी थी, 51% ब्रिटिश भारत के भूभाग को कवर करता था। और अब सरकार जो कर लेगी वो किससे लेगी? किसानों से लेगी। लेकिन स्थायी बंदोबस्त में कर किससे लेगी? ज़मींदारों से लेगी, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में ज़मीन का अधिकृत जो मालिक हुआ करता था वो कौन था? ज़मींदार था। भारत के कितने परसेंट भूभाग कवर करता था? 19%, मतलब ब्रिटिश भारत के। महालवाड़ी व्यवस्था हार्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस करा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में। इसलिए मैंने कहा ना, ये बाद में, ये जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत है ना, ये यहाँ पे आप पढ़ रहे थे, मैंने कहा ना पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आता था, इसलिए से आपको जरूरत नहीं है। महालवाड़ी व्यवस्था में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब शामिल था। ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग को कवर करता था। भूमि पर गांव का अधिकार। अब ना किसान है ना ज़मींदार है। अब ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव की मुखिया की, यानी कि प्रधान की होगी। ठीक है, आइए अब समितियों के बारे में ध्यान दीजिए। इसमें से कुछ एक पे बात करेंगे, सब पे बात नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि इसमें से कुछ ही इम्पोर्टेंट हैं, सारे इम्पोर्टेंट नहीं हैं। ठीक है, आइए, ये ब्रिटिश कालीन समितियां हैं। ठीक है, वुड डिस्पैच सीधा डलहौजी के टाइम पे किसके बारे में बात करती है? ये शिक्षा के बारे में। वुड डिस्पैच डलहौजी ले आया, किसके बारे में बात हो रही है? शिक्षा के बारे में। स्ट्रेची आपने ऊपर देखा, रिचर्ड स्ट्रेची का अध्यक्ष था। लिटन ने बनाया अकाल पीड़ितों के लिए, मैंने आपसे ऊपर बात कर रखा था। हंटर किस ले आया? विलियम हंटर ले आया। लॉर्ड रिपन इसमें वायसराय था। शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन समीक्षा के लिए ले आया गया बेसिकली। ठीक है, इन्हें छोड़ दीजिए, सीधे आइए आप मैकडोनल्ड आयोग पे। लॉर्ड कर्जन इस समय जो है कि वायसराय था। दुर्भिक्ष यानी कि अकाल, अकाल पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने हेतु। ठीक है, ये बाद में देख लीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए फ्रेजर आयोग, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेजर आयोग सीधा किस पे डिपेंड करता है? किस ले लाया गया? पुलिस पे। कौन ले आया? कर्जन ले आया। ठीक है, सैडलर आयोग कौन लाया? ये विश्वविद्यालय के स्थापना से संबंधित था। ठीक है, छोड़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप देखना चाहें तो बटलर समिति, हरकोर्ट बटलर इस समय जो है कि वायसराय इरविन था। ब्रिटिश परम सत्ता और देसी राज्यों के अच्छे संबंध स्थापित करना, जो कि हुआ नहीं कभी। ठीक है, बहरहाल नेक्स्ट आइए ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस आर फॉर्म फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, आइए, प्रतिपादक कौन थे? नौरोजी, सभी को पता है। इन्हें जो है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये इनकी एक तरीके से टाइटल हो गई थी। अन्य विचारक इसमें कौन शामिल थे? रमेश चंद्र दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक इन्होंने पुस्तक लिखी। किसने लिखी? आर.सी. दत्त ने। नौरोजी ने क्या लिखी? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, यानी कि भारत पर इंग्लैंड का डेब्ट क्या है, उस बारे में जो है कि 1867 में किताब लिखी उन्होंने। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे फेमस बुक है वो सबको पता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या बात करते हैं ये? बात ये है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, भारत को वो इंडियन मतलब ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था उस समय जब ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, इसलिए नौरोजी ने कहा था कि जब आप उसे ब्रिटिश इंडिया मानते हैं तो वाई देयर इज़ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, आपके शासित भारत में आपके परम सत्ता यानी कि इंग्लैंड वाले जो नियम कानून हैं वो यहाँ क्यों लागू नहीं होते हैं। दैट इज़ वाई ही रोट दैट बुक, दैट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल यानी जो आपके यहाँ चल रहा है वही रूल आप यहाँ करें, क्योंकि आप तो यहाँ पे सत्ता जमाए बैठे हैं, तो आप वैसा ही जो है कि बिहेव करें। जबकि इंग्लैंड की महारानी, वहाँ के शासकों और वहाँ से भेजे गए वायसराय, गवर्नर जनरल, इन सबका कभी मंतव्य ऐसा नहीं रहा कि वो भारत को अपना कुछ ऐसा समझते। वो वहाँ से बस वसूली करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा धन निकासी करना चाहते थे, दोहन करना चाहते थे, इसीलिए था। फाइन, नेक्स्ट सीधे आइए 1857 का विद्रोह, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरक को मंगल पांडे
अपने सार्जेंट मेजर बॉग की हत्या कर दी। जब कभी बॉग BOUGE ऐसा है तो आप इसे ही टिक करेंगे, ठीक है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। विद्रोह की शुरुआत 10 मई, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। 1857 को सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। सैनिक विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, ठीक है। अब आइए, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपको बार बार क्वेश्चन देता होगा, और अगर आप लगातार एग्ज़ाम में जा रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि दिल्ली में भारतीय नायक या विद्रोही नेता कौन था? बहादुर शाह द्वितीय या बख्त खां। इस विद्रोह को दमन भी किया गया हर जगह पे। दिल्ली में किसने विद्रोह को शांत करा? हडसन ने करा। लखनऊ में हजरत महल इसकी नायिका थी, ब्रिजेश कादिर इनके सहयोगी थे। यहाँ पे कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया। झांसी में लक्ष्मीबाई, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, और बहुत ही ज़्यादा ये प्राउड की चीज़ थी कि एक महिला यहाँ लड़ रही थी, जैसे कि लखनऊ में बेगम हजरत महल लड़ रही थी, ठीक है। यूरोज ने झांसी के विद्रोह को दबा दिया, और जैसे ही यूरोज की गोली से लक्ष्मीबाई मरी, जनरल यूरोज ने कहा कि मैं इन तमाम लोगों के बीच, जो मरे हुए लोग थे उनके बीच किसी मर्द से मेरा पाला पड़ा है, एकमात्र सैनिक जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई हैं। ये कथन था किसका? यूरोज का। कानपुर में नाना साहब ने, और यहाँ पर भी कैंपबेल ने इसको दबा दिया। जगदीशपुर यानी बिहार में कुंवर सिंह जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे, यहाँ पे विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने इसे दबा दिया, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फैज़ाबाद अहमदुल्ला साहब इसका नेतृत्व कर रहे थे, कैंपबेल ने यहाँ भी दबा दिया। बरेली में खान बहादुर खां, कैंपबेल ने दबा दिया। इलाहाबाद प्रयागराज में लियाकत अली इसका नेतृत्व कर रहे थे, कर्नल नील ने इसे दबा दिया। कर्नल नील बनारस में हो रहे विद्रोह को भी दबा दिया गया था, और इतना विभत्स था इसका दमन कि इसने बनारस में छोटे छोटे बच्चों को पेड़ों पर लटका दिया, और उन लाशों को तब तक नहीं उतारने दिया जब तक कि पूरा यह विद्रोह शांत नहीं हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, 1857 से विद्रोह संबंधित पुस्तकें और लेखक। यही से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं, मिलेंगे क्वेश्चन, पर इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 किसने लिखी? वीडी सावरकर ने। बहुत चर्चा में रही किताब है, बहुत बर्निंग इशू भी रहा कुछ दिन पहले तक। द ग्रेट रिबेलियन किसने कहा? अशोक मेहता ने। सॉरी, ये बुक किसने लिखी? अशोक मेहता ने। सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज रिटन बाय RC मजूमदार। आइए, ये जो टॉपिक है ना, ये उतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है जितना आपने अब तक के सारे टॉपिक्स को देखा है। आइए, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। हिंदू सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज। परिचय, राजा राम मोहन राय 22 मई 1772, 27 दिसंबर 1833 को ये एक्सपायर कर गए। जन्मस्थल राधानगर, हुगली, बंगाल में। उपाधि राजा, मुगल शासक अकबर द्वितीय द्वारा। जब ये इंग्लैंड में इनका पक्ष रखने गए थे इनके पेंशन को लेकर, तब इन्हें जो है कि इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा इन्हें। संवैधानिक आंदोलन के जनक सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा कहा गया। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, नव भारत का तारा, नव प्रभात का तारा, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय जागृति के जनक, नए भारत के मसीहा, प्रथम युग पुरुष, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युग पुरुष आदि का सम्मान प्राप्त हुआ, जिसमें से आपको यह ध्यान रखना है। फाइन। आइए नेक्स्ट, इस दौरान क्या क्या हुआ? इस दौरान जो प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाएँ थी वो कौन थी? संवाद कौमुदी बंगला में थी, ये ध्यान रखिएगा। भाषा भी पूछ रहा है, किस भाषा में निकाली गई थी। मिरातुल अखबार किसने निकाली थी, ये भी ध्यान रखना है। यह अंग्रेजी और फारसी दोनों में आती थी। 1822 में आती थी ब्रह्मानिकल मैगजीन, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमुख पुस्तक रचनाएं इनकी कौन कौन सी थी? तुहफात उल मुआवदीन, इक्केश्वरवादियों का उपहार। किसके बारे में बात हो रही है, आपको आइडिया है किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है राजा राम मोहन राय, जिनका
जिन्हें भारतीय नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने संवाद कौमुदी लिखी जो कि बांग्ला में थी, बांग्ला भाषा में थी। मिरातुल अखबार अंग्रेजी में थी, नाम इसका उर्दू जैसा लग रहा है, ये फारसी में आती थी। प्रमुख पुस्तक डार-ए-इस्नाइन कौन थी? तोहफ़ात उल मुअव्विदीन, जिसे अगर हिंदी में देखें तो एकेश्वरवादियों का उपहार 1809 में फारसी भाषा में प्रकाशित। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापित संस्थाएं, इन्होंने कौन कौन संस्थाएं स्थापित की? वेदांत सोसाइटी 1816 में कलकत्ता में करी, आत्मीय सभा कलकत्ता में करी 1814-15 में, हिंदू कॉलेज इंपॉर्टेंट है कलकत्ता में, डेविड हेयर की अग्रणी भूमिका, वेदांत कॉलेज ब्रह्म समाज 1828 में। अब आइए दयानंद सरस्वती के बारे में, ये आपको आइडिया होगा। इनके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बात कर लेते हैं। इनका जो सबसे प्रमुख नारा था वो था वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा? दयानंद सरस्वती ने कहा। उपाधि इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इनके आंदोलन पर ये शुद्धि आंदोलन, पुनः हिंदू धर्म पर जो लोग भटक गए थे, जिनको धर्मांतरण करा गया था किसी लालच से, किसी भी तरीके से, वो मुस्लिम हो गए थे, वो किसी तरीके से ईसाई हो गए थे, उन्हें वापस से अपने धर्म में प्रवेश कराना शुद्धि आंदोलन का स्वरूप रहा। दांडी स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। इनकी जो पुस्तकें और रचनाएं हैं ये इंपॉर्टेंट, सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत में थी 1874 में हुई। पाखंड खंडन, और ये ध्यान रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके बारे में। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन, ही इज़ माई मेंटल गुरु, और इनकी शिक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें ध्यान देने की आवश्यकता भी है। जन्मस्थल कोलकाता में, और इनके बारे में लगभग सबको पता है। और इनके द्वारा जो संस्थापित संस्था थी वो रामकृष्ण मिशन 1897 वेल्लूर में कलकत्ता में, जो कि इसे स्थापित करा गया था। ठीक है, ये मैं यहाँ से इसे पॉज कर रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये मिलाने के लिए आता है। आप इसे चाहें तो इसे रोककर इसे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए, ये जो निम्न जाति आंदोलन एवं संगठन है ना, इनमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में। ज्योतिबा फूले यार मेल थे, ठीक है, इन्हें लोग फीमेल समझ लेते हैं, ये मेल थे। अरब्बीपुरम आंदोलन श्री नारायण गुरु, और ये जो है ना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास बहुजन समाज नॉट इम्पॉर्टेंट एज वेल। जस्टिस पार्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और अंबेडकर साहब की ये वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब आइए इसे छोड़ दीजिए, दिस इज़ नॉट मच। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन, दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन 1866 में। मोहम्मद कासिम ननौतवी, राशिद अहमद गंगोही, देवबंद सहारनपुर में यह शुरू हुई। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन 1875 में शुरू हुआ। सर सैयद अहमद खां, इस बारे में चैनल पे डिटेल वीडियो पड़ी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अलीगढ़ में जो AMU बाद में आगे चल के बना, ये इन्हीं के प्रयासों का परिणाम था। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90, मियाँ मिर्ज़ा गुलाम अहमद फरीदकोट में शुरू हुआ, और दिस इज़ ठीक है, आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, ये जो है ना, मैं इसे भी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसका जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस बारे में बहुत बात नहीं करनी, पर चूँकि आपको आइडिया है कि ये क्वेश्चन आपको मिलाने के लिए आता है, इस वजह से इसे आप रोक के देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पेज पे, और ये है कृषक मजदूर जनजातीय आंदोलन। इस पर जो है कि मेरे चैनल पे डिटेल वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आपकी तैयारी के लिहाज से वो अच्छी कंटेंट के रूप में आपको प्रस्तुत मिलेगी। ठीक है, आइए इस बारे में देखते हैं, और इसमें जो है कि बहुत सारे नहीं पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मोपला विद्रोह, ये मालाबार क्षेत्र में हुआ। सैयद काजी मुसलियार और KN हाजी, जमींदारों के अत्याचार एवं सरकारी जो अंग्रेज़ थे उनके खिलाफत की विरोध में ये नीतियाँ लागू करी गई थी। यानी कि आपको पता था ना, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी,
में जैसे जैसे चीज़ें करी गई थी, पहले में जमींदारों से लिया गया, फिर किसानों से लिया गया और बाद में जो है कि ग्राम के मुखिया यानी कि प्रधान से लिया गया। उससे जो है कि इतनी दिक्कत होनी शुरू हो गई कि मोपला विद्रोह एक आंदोलन का स्वरूप ले लिया। और आपको मैं यहीं पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि इसी दौरान ना एक रूल लागू किया गया, सनसेट लॉ। इसे हिंदी में सूर्यास्त अधिनियम भी कहते हैं। इसका मतलब ये था कि एक निश्चित डेट पे और निश्चित टाइम पे शाम तक, जब तक कि सूर्य अस्त होता है, उस दौरान कर का जो भी प्रारूप होगा, गेहूँ है, चावल है, गल्ला जो भी है, अगर वो उस टाइम तक नहीं मिला तो आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और इसके विरोध में जो है कि मोपला विद्रोह शुरू हुआ, जो कि बेसिकली किसान आंदोलन था। ठीक है, ये था। फराइजी आंदोलन फरीदपुर बंगाल में हुआ, शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ के बारे में हुआ था। ये भी जो है इनके नेतृत्व में हुआ था। ये भी आप देखेंगे ना, मोस्टली जो है कि जमींदारों से परेशान थे। ठीक है, नील विद्रोह आइडिया है आपको, किसानों से बलपूर्वक उनकी नील खेती कराना। ठीक है, सीधा आइए चंपारण, यहाँ पे हुआ था। महात्मा गांधी इसका नेतृत्व करता थे। राजेंद्र प्रसाद उस समय वकील बहुत अच्छे थे। बचकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल ने उन्हें जो है कि आमंत्रित किया था बिहार में कि आप आइए, गांधी जी को आमंत्रित किया था कि आप आइए और यहाँ के प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। इसको कहा जाता है गठिया। इसमें क्या होता था कि खेत के 1/3 भाग पे नील की खेती करना आवश्यक हो गया था, जिसके विरोध में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। कहाँ? बिहार में। उनके सहयोगी कौन रहे? राजेंद्र प्रसाद, बचकिशोर प्रसाद, और इसको नाम दिया गया चंपारण। खेड़ा गुजरात में हुआ, महात्मा गांधी नेतृत्व करता थे, लेकिन यहीं पे जो है कि इनके सहयोगी के रूप में पटेल भी साथ में थे। फसल की बर्बादी के बाद भी राजस्व वसूल किया जाना इसका मूल कारण रहा। अवध किसान आंदोलन बाबा रामचंद्र ने शुरू करा था। प्रतापगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश संबंधित था। अवैध लगान वसूली और भूमि बेदखली, यानी कि बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, फसल ऐसे ही पड़ी हुई है, फसल हुई नहीं, लेकिन बावजूद उसके लगान चाहिए था, और अगर लगान न चुकाने के परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी भूमि से बेदखल कर दिया जाना, इस संदर्भ में ये था। और इसे जो है कि बाबा रामचंद्र ने नेतृत्व दिया अपना। ठीक है, नेक्स्ट आइए बारदोली, इंपॉर्टेंट है। वल्लभ भाई पटेल, लगान के जो वृद्धि थी उसके विरोध में कराया गया था। तेभागा आंदोलन सभी को आइडिया होगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। बंगाल में हुआ। कंपाराम और भुवन सिंह बटाईदारों ने लिया किसानों को 50% 33% ही देंगे। ठीक है, इस बारे में था। नोट ये ध्यान रखिएगा, यही मैं आपसे बात करना चाह रहा था। स्वतंत्रता के पश्चात भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया, ध्यान रखिएगा। 1946 में शुरू हुआ तेभागा आंदोलन, बंगाल में हुआ। ये इसके नेतृत्व करता थे, लेकिन जैसे ही 1947 में स्वतंत्रता मिली, उसके बाद के जो भी एक्टिविटीज़ थे भूदान आंदोलन संबंधित, वो सभी जो है कि विनोबा भावे के नेतृत्व में किए गए। प्रमुख जनजाति विद्रोह चुआर 1768 में हुआ। राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह इसके नेतृत्व करता थे। झारखंड एवं बंगाल में हुआ। बघेरा विद्रोह सरदार बघेरा के नेतृत्व में हुआ। बड़ौदा में हुआ रियासत में। हो विद्रोह राजा पराहत के संदर्भ में राजा पराहत ने इसे अपना नेतृत्व दिया। सिंहभूम झारखंड और छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ। भील विद्रोह त्रिम्बकेची, दंगालिया, सेवरम के नेतृत्व में हुआ, और यह कहाँ हुआ? खानदेश में हुआ। खासी इंपॉर्टेंट है। राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह, बारमानिक, खासी पहाड़ी, असम और मेघालय के क्षेत्र में हुआ। कोल विद्रोह बुधो भगत और गंगा नारायण छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ। खोंड 1846, 1855, 1914 लंबा चला। चक्र विश्नोई और राधा कृष्ण दांडसेन उड़ीसा के क्षेत्र में ये हुआ। संथाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1855, 1856। सिद्धू कान्हू, चांद एवं भैरव इसके नेतृत्व प्रदान करता थे। बिहार तथा झारखंड में हुआ। इससे संबंधित आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिलेंगी, विच इज़ मेधावी बाई अभिषेक। आप इसे सर्च करेंगे आ जाएगा, उस पर जो है कि आप ये डालेंगे तो इस बारे में आपको डिटेल
चीज़ें मिल जाएंगी। अहोम विद्रोह कोमधर कुंवर ने नेतृत्व दिया, असम के क्षेत्र में हुआ। रंपा इज इम्पॉर्टेंट, अल्लूरी सीताराम राजू और आंध्र प्रदेश में हुआ। इसी रंपा विद्रोह के संदर्भ में ये मूवी आई थी। और आपको ध्यान होगा कि ये जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं, ये रामचरण जो एक्टर हैं जिन्होंने इसमें काम करा था मुख्य भूमिका में RRR में, ये इनके बाबा थे रामचरण, जो कि साउथ इंडस्ट्री के बहुत ही प्रसिद्ध और नामचीन एक्टर हैं। उनके बाबा अल्लूरी सीताराम राजू थे, जिन्होंने रंपा विद्रोह, दादा या शायद दादा के दादा ऐसा कुछ रहे होंगे, उनके परिवार के सदस्य थे, उन्होंने रंपा विद्रोह में अपना नेतृत्व दिया था। फाइन। मुंडा 1899 to 19, बिरसा मुंडा, जो कि भगवान बिरसा भगवान के नाम से भी जाना जाते हैं, छोटा नागपुर में हुआ। ताना भगत का विद्रोह जतरा भगत और बलराम भगत ने किया, छोटा नागपुर। जियतरंग आंदोलन जदनांग रानी गोडेल्यू कहाँ हुआ? मणिपुर में। रानी गोडेल्यू जो थी ना, ये 17 to 18 ईयर समथिंग की थी, तभी इन्हें जो है कि अंग्रेज़ सरकार ने गिरफ्त में ले लिया था। और इनकी लगभग पूरी जो क्रीम एज थी वो पूरी की पूरी जो है कि जेल में सज़ा काटने के दौरान चली गई। और इसीलिए इन्हें रानी किसने कहा? नाम इनका गिडेल्यू था। और देश आज़ाद होने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा गिडेल्यू को रानी गिडेल्यू कहा गया। इन्हें उपाधि किसने दी? रानी की गिडेल्यू को नेहरू जी ने दी। फाइन। नेक्स्ट आइए, नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 to 1800 तक चला। केना सरकार, मंजर शाह, द्विज नारायण और बंगाल बिहार क्षेत्र में हुआ। फ़कीर, मजनू शाह, चिराग अली, भवानी पाठक और देवी चौधरानी बंगाल में हुआ। देवी चौधरानी में बहुत सारे सीरियल्स और बहुत सारी कॉमिक्स बुक भी आई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो या आपने अगर बचपन में आपने पढ़ा हो तो। पाइका विद्रोह खुर्दा राजा जगबंधु उड़ीसा में हुआ। रामोसी, चितर सिंह, उमाजी नरसिंह दत्तात्रेय पूना पश्चिमी घाट में हुआ। गडकरी विद्रोह कृष्णा दाजाई पंडित कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ। फरायजी आंदोलन शरीतुल्लाह और दादू मियाँ बंगाल में हुआ। पागलपंथी करमशाह और टीपू ने इसको अपना नेतृत्व दिया। शेरपुर पूर्वी बंगाल में हुआ। बाकी चीज़ें मैं जो छोड़ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सीधे आइए कांग्रेस की स्थापना पे। 1885 विच इज़ इस्टेब्लिश बाई एलन ऑक्टेवियन हूम। ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में इसका गठन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा गया। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला परिसर में हुआ था। स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इनके जो प्रमुख अध्यक्ष रहे, जो सबसे पहले, वो WC बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट को इंडियन मत समझिएगा यार, शी इज़ नॉट इंडियन, शी इज़ फ्रॉम आई थिंक एज वेल एज आयरलैंड, नॉट क्लियर बट मे बी। ओके, सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके, नेक्स्ट आइए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन। मैं इस पर बहुत बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आपके क्वेश्चंस में बहुत बार आ गए हैं। आप अगर लगातार एग्ज़ाम में लगे होंगे तो आपको इस बारे में अच्छी जानकारी होगी। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसे आप पॉज करके देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए आप, ये सब कांग्रेस के अधिवेशन की सूची दी गई है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहें तो इसे पॉज करके देख लें। इस बारे में डिटेल करना थोड़ा वीडियो को लंबा करेगा, पर ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो रखी है, तो इसे थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसी बीच में आप ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई।
विरोध किसके द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1950 कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन घोषणा की गई एवं बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया गया। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। हालांकि यहीं पे जो है कि तत्कालीन और वहाँ के नेताओं द्वारा राखी दिवस भी मनाया गया था। एक दूसरे को राखी बांध के अपनत्व की भावना को जाहिर कर रहे थे, इसलिए वहाँ पे राखी दिवस भी मनाया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी। ये कुछ छोटे फैक्ट्स हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं। इसे आप पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम महारानी मेरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा करी गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि 11 में घोषणा हुई और 12 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। ठीक है, आइए अब आइए सीधे यहाँ, ये इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट, इसे ध्यान से देखिएगा। दिसंबर 1906 ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि संपन्न भी हुआ। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया। सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम के गठन का प्रस्ताव पेश किया। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष चुना गया। आगा खां को मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। आपको पता होगा कि इसके सबसे प्रमुख और सबसे बड़े नेता के रूप में जो उभरे वो निकले जिन्ना। सूरत अधिवेशन 1907 के दौरान कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जिस समय कांग्रेस का विभाजन हुआ कौन कर रहा था, रास बिहारी बोस कर रहे थे। देखिए, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष में कन्फ्यूज़न मत लीजिएगा, ये बोस ही हैं। ठीक है, परिणामतः कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गई। कारण क्या था इसका, स्वदेशी आंदोलन को लेकर जो आंदोलन चला रहा था उसके चलाने के तौर तरीकों पर जो है कि कुछ असहमति दर्ज करी गई थी। ठीक है, आइए, ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात हो रही है। इनकी उपाधि सबको पता है, ये लोकमान्य रहे, लेकिन इनके बारे में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इनकी मराठा और केसरी अखबार। इन्होंने गणपति उत्सव शुरू किया और शिवाजी उत्सव शुरू किया। कहाँ किया, महाराष्ट्र में शुरू किया। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन शिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। 1908 में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष सजा दी। मांडले जेल बर्मा यानी कि म्यांमार भेज दिया गया। मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी, आपको आइडिया है, तिलक ने लिखी। कहाँ लिखी, मांडले जेल में लिखी। ठीक है, तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। ठीक है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण कैसे रहा, देखिए, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर दास सावरकर, जिसको लेके आज की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनमें बहुत तनाव है। एक पार्टी इन्हें अपना हीरो मानती है, एक पार्टी इन्हें जो है कि अंग्रेजों का भक्त कहती है, और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, 1899 में स्थापित मित्र मेला 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत समिति में परिवर्तित हो गई। पी मित्र ने बंगाल में अनुशीलन समिति, जैसे कि इस बारे में बात करेंगे, हालांकि इन्होंने बॉम्ब थियरी भी दी थी। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना करी। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर न्यायाधीश किंग्सफोर्ड गाड़ी बंक किया। किंग्सफोर्ड बच गया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 1908 में मात्र 15 वर्ष की आयु में इन्हें फांसी दे दी गई। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल की मुख्य भूमिका रही। ठीक है, आइए, अब ये आपने इसको जो पहले पढ़ा ना, ये तो भारत में हो रहा था, अब भारत के बाहर क्या हो रहा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारत स्वसंघ समिति, इंडिया होम समिति सोसाइटी की स्थापना करी। मैडम भीकाजी कामा 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा, पीला व लाल रंग का ध्वज फहराया। इन्हें भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है।
1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना करी। सोहन सिंह भाखना इस पार्टी के अध्यक्ष थे। महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हुई उसका कालक्रम यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होगा, आपने ढंग से पढ़ाई कर रखी है तो आपको ढंग से आइडिया इसका होगा भी। लखनऊ समझौता क्या था? 1916 में हुआ, इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और क्या क्या हुआ इसमें देखिए। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल गरम दल का पुनः मिलन हो गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। महात्मा गांधी का संक्षिप्त परिचय आपको आइडिया होगा, ठीक है। इनके बारे में बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इन्हें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक रही है वो ये रही है। इन्होंने तमाम पत्रिकाएँ लिखी, जैसे ये गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में हुई। कहाँ हुई? दक्षिण अफ्रीका में हुई। किसके संदर्भ में हुई? गांधी जी ने करा। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी दक्षिण अफ्रीका में करी। कब करी? 1904 में करी। करजन इस समय भारत में रेलवे का विकास कर रहा था। इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन 1903 में किया। टॉलस्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में स्थापना करी। कब करी? 1910 में करा। चंपारण और प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत में गांधी जी के 3 प्रारंभिक कार्य में से एक था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह प्रथम असहयोग था। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल प्रमुख और प्रथम भूख हड़ताल था। 1917 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए। इसको हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। 3 घटिया मैंने आपको बताया ना कि खेत के 1/3 हिस्से पर जो है कि नील की खेती करना आवश्यक हो गया था। उसके विरोध के लिए रामकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित करा था बिहार में, और गांधी जी ने इसको अपना नेतृत्व दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में हुआ। कब किया गया? 1919 में 18 मार्च को रूलेट एक्ट पारित किया गया, ठीक है। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के आदेश पर जब 2 लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना में जनता में रोष व्याप्त हो गया। एक्चुअली क्या होता था उस समय कि कुछ लोग ही तो नेतृत्व करता होते थे, और ब्रिटिश सरकार को ये पता होता था कि अगर इन नेताओं को बंद कर दिया तो लगभग चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जनता में इन नेताओं की इतनी गहरी पैठ थी कि जनता इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि आपने हमारे हीरोज़ को क्यों बंद कर रखा है, जो कि वही एकमात्र हुआ करते थे जो कि उनकी हक के बारे में बात कर रहे होते थे। तो इसके दिक्कत क्या हुई इसमें कि 10 अप्रैल 1919 को अमृत शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया गया। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिस पर जनरल आर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, ठीक है। इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नायडू की उपाधि त्याग दी। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन करा। अब आइए असहयोग आंदोलन पे, जिसका टाइम पीरियड 1920 से 22 रहा। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। दुर्भाग्य से इसी दिन तिलक जी का निधन हो गया, और इसी के समय तिलक स्वराज फंड की व्यवस्था करके 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य भी कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के आह्वान पर करा गया, ठीक है। लिखिए, यहाँ लिखा हुआ है। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की। देखिए, कुछ लोग क्या होता है ना, आपके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग पक्ष में नहीं होते हैं। किसी को आपका कुछ करना पसंद आता है, कुछ करना पसंद नहीं आता, तो लोग के अपनी तरीके से जो कि भर्त्सना करते हैं, लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई उसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी स्थान पर चौरा चौरी कांड हुआ 4 फरवरी 1922 को। यह 5 फरवरी नहीं होता है, बार बार क्वेश्चन में है, बार बार क्वेश्चन आप गलत करते हैं। ये 4 फरवरी 1922 को हुआ। कारण क्या रहा है सर? किसान के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। परिणाम क्या हुआ? 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को
स्थगित कर दिया। देखिए, स्थगित कर देना, फिर से आंदोलन को जीवित करना, ये एक लॉन्ग लास्टिंग एक काम हो जाता है। बहुत जनता जल्दी से कनेक्ट नहीं करती, पर उस समय जनता कनेक्ट कर लेती थी। आज के टाइम के जैसा नहीं था कि वहाँ पे जो है कि बहुत फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स व्हाटएवर हुआ करते थे, तो ऐसा नहीं होता था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, धीरे धीरे लोगों तक बात पहुँचती थी। अगर अचानक से आंदोलन को वापस भी ले लिया तो लोगों को पता नहीं चलता था कि आंदोलन वापस लिया भी गया है। आइए नेक्स्ट, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मार्च में हुआ। विधानमंडल चुनाव में भाग लेने के लिए मार्च 1923 में सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना करी। सी.आर. दास इस पार्टी के अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। मोतीलाल नेहरू यानी कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जे.एल. नेहरू, उनके फादर थे। जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी ने 1925 में विट्ठल भाई पटेल की केंद्रीय विधानमंडल में अध्यक्ष नियुक्त करने में सफलता प्राप्त करी। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण पर ध्यान देते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, मैंने इस बारे में भी अपने कुछ वीडियोस अपलोड करे हैं, शॉर्ट्स, आपको देखने चाहिए, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अक्टूबर 1924 में सत्येंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी क्रांतिकारियों से कानपुर में इसकी स्थापना करेगी। काकोरी कांड इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया। घटना के संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, अशफाकुल्ला खां को क्रमशः गोरखपुर, गोंडा, नैनी, फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद इस घटना के बाद, देखिए भागने शब्द ठीक नहीं है, छिप गए, क्योंकि उन्हें आंदोलन को आगे भी नेतृत्व देना था। हालांकि कुछ विशेष लोगों के विशेष कार्य के कारण इन्हें आत्मदाह करना पड़ा, वो भी पुलिस से घिर जाने की वजह से। प्रयागराज के कंपनी बाग में एक पीपल का वृक्ष है, उसके पीछे, बरगद के वृक्ष के पीछे इन्होंने एकमात्र गोली बची थी, जिसकी वजह से अपने को स्वयं को जो है उन्होंने शूट कर लिया। बहरहाल, आपने ऊपर पढ़ा HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अब आप यहाँ पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRS से। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख लिया। HSRA संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह, सुखदेव, वोहरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय सिन्हा आदि शामिल थे। 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल को खाली बेंचों पर बम फेंका। वही कि बहरों को सुनाने के लिए आवाज़ करनी पड़ती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस यानी कि सैंडर्स की हत्या के तहत मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च अभी बीता है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई और इस दिवस को कहा जाता है शहीदी दिवस। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ करी। 24 दिनों के बाद गांधी जी अपने समर्थकों के साथ 5 अप्रैल दांडी नवसारी जिला पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने कुल 390 किलोमीटर की पदयात्रा तय करी। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने दांडी मार्च में महात्मा गांधी का साथ दिया। अब आइए गोलमेज सम्मेलन, इम्पोर्टेंट है। अंबेडकर जी तीनों में गए थे, ये ध्यान रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। द्वितीय सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। अंबेडकर जी तीनों में शामिल थे, ध्यान रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर दी। अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने 29 अगस्त 1931 को SS राजपुरा नामक जलपोत से लंदन के लिए रवाना हुए। इस सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख व्यक्तियों में महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू आदि थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री तथा लॉर्ड विलिंगटन भारत के वायसराय रहा। सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना पैक्ट विच इज़ इम्पोर्टेंट। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड घोषणा करी। अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मुसलमान और सिख पहले से ही मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। 24 दिसंबर 1932 को गांधी जी के अनुयायियों ने मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और अंबेडकर के बीच समझौता किया गया। इस समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट का मसौदा सी राजगोपालाचारी ने तैयार किया था। पूना पैक्ट पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया। समझ रहे हैं आप कितनी स्थिति खराब हो रखी थी उस समय तक। ठीक है, अब देखिए इसमें 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे दिया गया है, आइए उस पर बात कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उस पर बात करेंगे। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्र सरकार चलाई गई। तामलुक में भी सरकार को जाति सरकार के नाम से जाना गया। सरकार दिसंबर 1942 से 1944 तक चली। यहाँ की किसान विधवा मतंगिनी हजारा ने गोली लग जाने के बाद भी झंडा ऊंचा रखा था। इन्हें बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है भैया, ध्यान रखना। सतारा लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यह 1945 तक कार्यरत रही। इसके नेता YV चव्हाण थे। सतारा यानी कि वही महाराष्ट्र। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर, अमेरिकी पत्रकार, उनके साथ थे। गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन की लंबी वार्ता के पश्चात 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। अब आप सीधे इधर आइए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, यानी कौन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, अबुल कलाम आज़ाद थे। इस बैठक में नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश करा। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद ने मिलकर तैयार किया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस समय गांधी ने नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई, जस्ट लीव अवर कंट्री, गो बैक। 9 अगस्त 1942 को सुबह में सरकार ने ऑपरेशन जीरो और के तहत गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस चक्कर में कि जब नेता ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या ही लोग विरोध करेंगे। दैट इज़ वाई दिस मोमेंट कॉल्ड सेल्फ और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, जिसमें कि लोग स्वतः जुड़ते चले गए। इसे अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज, मोहन सिंह के नेतृत्व में 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सूत्रज्ञानी प्रीतम सिंह व फूजीवारा ने दिया था। इसकी पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया, जिसका प्रथम सेनापति मोहन सिंह को बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था। रासबिहारी बोस नॉट घोष रासबिहारी बोस ने 4 जुलाई 1942 को आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। सुभाष चंद्र बोस का संक्षिप्त परिचय, इनका जो है कि जन्म उड़ीसा में हुआ था। 1920 में सिविल सेवा में 4था स्थान प्राप्त करा। मन न लगने के कारण त्यागपत्र दे दिया। भैया हम लोग तो बहुत तैयारी कर रहे हैं, पर अगर रगों में मातृभक्ति और देशभक्ति का खून तड़प रहा हो, ज्वाला मार रहा हो और लहरें हिलोरें मार रही हों अपने भीतर की, तो फिर ये छोटी मोटी नौकरियां देश सेवा के लिए कुर्बान करी ही जा सकती हैं। महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए। देशबंधु चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। किसके? बोस के। इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया 1927 में। 1939 में बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करा। जर्मनी की जनता इन्हें नेताजी के नाम से संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है। वेवेल योजना 1945, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में रूढ़िवादी सरकार
भारत में संवैधानिक प्रश्न को हल करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेवेल को भारत में नेताओं से विचार विमर्श करने हेतु कहा। वेवेल ने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत करी, इसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ दी गई है, कैबिनेट मिशन। इसके गठनकर्ता कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। दिल्ली पहुँचा कभी ये? 1946 बता। इसके सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस का अध्यक्ष था। एवी अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। अब आइए सीधे आप संविधान सभा का चुनाव। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त करी? 208। मुस्लिम लीग ने 73, स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 15। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अथवा सीधी कार्रवाई दिवस 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा। नेहरू ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। लीग की इस कार्रवाई में भयानक रक्तपात हुआ। महात्मा गांधी ने नोआखोली में शांति स्थापना हेतु पदयात्रा करी। अब होता है अंतरिम सरकार का गठन। जवाहरलाल नेहरू ने 2 दिसंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली और यहाँ पे अंतरिम सरकार और उनमें उनके पदों के संदर्भ में ये सूची दी गई है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं, आपको ये तो आइडिया होगा इनके बारे में, ठीक है। आपको इन दोनों के बारे में ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए नेक्स्ट। एटली की घोषणा कब हुई? 20 फरवरी 1947 को। हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करी कि अंग्रेज जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया, जिसको हमने पहले देखा कि स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय भी अंतिम बना, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के 34वें गवर्नर जनरल बन के आए। भारतीय नेताओं की स्वीकृति के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा करी। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई। इनके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना करी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। महत्वपूर्ण तथ्य में क्या था? भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। और ये पुस्तकों की एक सूची दी गई है, जिसको कि आप देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इनको आपने ऊपर ही देख लिया है तो इतना कोई इम्पोर्टेंट आपको नहीं मिलना चाहिए। ये हैं, आप ये देख सकते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इन्हें, आप देख सकते हैं इन्हें, और आप देख सकते हैं इन्हें, ठीक है। बाकी आपको आइडिया लगभग होगा, ओके। तो ये एक भारतीय इतिहास का शॉर्ट नोट जैसा मैंने आपके सामने डिटेल किया, जो कि आपको आगामी परीक्षा RO, ARO, साथ ही साथ UPPCS की परीक्षा जो कि 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है, इसमें आपके रिवीजन में ये बहुत कारगर सिद्ध होगी। आशा करता हूँ कि हमारा प्रयास और आपका सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।